Hello guys, welcome back to our channel Physics for Everyone. In this video, we are going to discuss previous year questions of unit kinematics and laws of motion. So this session is going to be a very important session. So लास्ट तक ज़रूर देखना इसे. लगभग सब इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है ये सब इसमें कवर किए जाएंगे. ठीक है. So let's start. So our first question is which of the following physical quantity is a scalar? इस चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है. तो इजी टू कॉम्प्लेक्स, इजी लेवल भी होगा, कुछ क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स लेवल के भी आएंगे. ठीक है. तो दिस इज़ एन इजी क्वेश्चन. 4 ऑप्शन हमें दिए हैं, बताना है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी इनमें से स्केलर है. करंट, एरिया, मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी. वी ऑल नो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी सिर्फ एक करंट है जो क्या है यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है. सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हेयर. ठीक है. करंट को हम स्केलर क्वांटिटी क्यों लेते हैं? क्योंकि करंट जो है वो वेक्टर लॉ के एडिशंस को फॉलो नहीं करता. हमने ये वायर्स को ऐसे जोड़ा, I1 यहाँ पे हमने करंट फ्लो कराया. ठीक है. यहाँ पे ये डिवाइड हो गया, I2 I3 यहाँ पे जॉइन हो गया. तो ये जो I1 है ये I2 प्लस I3 सिंपल ऐसे डिवाइड हुआ है. ठीक है. तो ये यहाँ पे कोई स्पेशल वेक्टर एडिशंस के लॉ को फॉलो नहीं करता. तो करंट को हम क्या लेते हैं? स्केलर क्वांटिटी लेते हैं. सेकंड क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर ऑन द बेसिस ऑफ कोड्स गिवन बिलो द स्टेटमेंट. असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है. असर्शन इसमें हमें क्या गिवन है कि देन इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर. रीजन गिवन है डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. जैसे कि हमने अभी बात की तो इसमें जैसे ऑप्शन दिए होंगे, देखो असर्शन रीजन टाइप के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें इस टाइप का आता है कि असर्शन सही है रीजन गलत है, या असर्शन गलत है रीजन सही है, या एक सही है और दूसरा उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. इस टाइप का कुछ आता है. तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है तो असर्शन भी सही है, एंड रीजन जो दिया है उसका ये दिया है डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ये भी सही है. तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हेयर कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है. असर्शन तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्योंकि करंट जो है वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए करंट क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिजिकल क्वांटिटी विच इज स्केलर इज. अगेन सिंपल क्वेश्चन, फिजिकल क्वांटिटी विच इज स्केलर इज. देखो कौन सी स्केलर क्वांटिटी है? वी ऑल नो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी. एरिया की डायरेक्शन क्या होती है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल वेक्टर होता है. डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन. और इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. व्हेन वी टॉक अबाउट फ्लक्स, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी. फ्लक्स को हम देखो कैसे लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू हम लिखते हैं फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या हम लिखते हैं फाई इज इक्वल टू, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को लिखते हैं हम बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. तो जो फ्लक्स होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर का, या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का. तो जब भी किसी दो फिजिकल क्वांटिटी में हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो हमारा आंसर आता है, जो हमारा प्रोडक्ट आता है, वो खुद क्या होता है? एक स्केलर होता है. तो यहाँ पे जो फ्लक्स है वो डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का. तो फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी. तो यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी जो स्केलर हमें बोला गया है वो क्या होगी? फ्लक्स होगी. Our next question is which is a vector quantity in pressure and force. प्रेशर और फोर्स में से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? ऑल ऑफ वी नो दैट कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर की भी डायरेक्शन तो होती है. सपोज हम किसी बैलून में वाटर फिल करें और उसके बाद उसमें एक होल कर दे तो क्या होगा? वहाँ से पानी निकलने लग जाएगा. एकदम से हाई प्रेशर से उसमें से लीक होना शुरू हो जाएगा. तो प्रेशर की एक डायरेक्शन है, या हम ऐसे कहें ये बैलून है, इसमें हम हवा भर रहे हैं तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा?
चारों डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, हर डायरेक्शन में लगेगा प्रेशर। लेकिन फिर भी प्रेशर को हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहते, प्रेशर का मैग्नीट्यूड भी है, उसकी डायरेक्शन भी है। टिल वी कांट से दैट प्रेशर इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसकी एक मैग्नीट्यूड हो और एक डायरेक्शन हो, ठीक है, सिंपल एक डायरेक्शन हो जिसकी, उसको हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन जो प्रेशर है उसकी तो काफ़ी सारी डायरेक्शन बन रही है, ठीक है, हर तरफ प्रेशर इक्वल लगता है। यहाँ बैलून में हर तरफ प्रेशर इक्वल लग रहा है, प्रेशर की काफ़ी सारी डायरेक्शन है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जैसी प्रेशर है जिसका मैग्नीट्यूड तो एक हो सकता है, प्रेशर हमने मान लो 10 एटमॉस्फेयर का लगाया तो, या 10 पास्कल प्रेशर लगाया, तो प्रेशर का मैग्नीट्यूड तो है लेकिन उसकी डायरेक्शंस बहुत सारी हैं। तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? टेंसर क्वांटिटीज़ कहते हैं। अगर ऑप्शन में कहीं टेंसर क्वांटिटी होता या ऐसे होता कि टेंसर क्वांटिटी हमें पूछा होता तो हम प्रेशर कह सकते थे, लेकिन अगर हमें वेक्टर क्वांटिटी पूछा है तो हम इसको क्या कहेंगे? फोर्स। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज। देखो, एंगल बिटवीन, जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन आए कि हमें दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है तो हम क्या करते हैं? उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? देखो, डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करना है? आई कैप वाले को आई कैप से मल्टीप्लाई करो, 4 3 ज़ा 12। नेक्स्ट जे कैप वाले को जे कैप के साथ कितना आएगा? अगेन 12। नेक्स्ट ये माइनस साइन है, ये प्लस साइन है तो माइनस साइन आएगा, और 6 4 ज़ा 24। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आ गया? 0। ये हमने कंपोनेंट्स क्यों किए? क्योंकि देखो आई कैप वाला आई कैप वाले के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आई डॉट आई कैप क्या होता है? आई कैप डॉट आई कैप, सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप, और के कैप के डॉट के कैप जो होता है वो 1 होता है। और अगर आई कैप का हम जे कैप के साथ निकालेंगे तो वो 0 आता है। तो अगर हम 4 आई कैप वाले को 4 जे से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 आएगा, सिमिलरली 6 के से करेंगे तो 0 आएगा। तो इसलिए हमने आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करके निकाले। तो ए डॉट बी वेक्टर हमारे पास यहाँ से क्या आ गया? 0। तो अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है तो यहाँ पे डेफिनेशन लगा लो, प्रोडक्ट रूल की डेफिनेशन। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 0 नहीं हो सकता, ठीक है, वेक्टर तो है हमारे पास, वेक्टर तो 0 नहीं हो सकता, तो क्या 0 होगा? कॉस थीटा 0 होगा। कॉस थीटा 0 कब होता है? जब थीटा क्या होता है? 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल दो वेक्टर्स के बीच में क्या बनेगा हमारे पास? 90 डिग्री। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 90 विल बी आंसर, ठीक है। ये थोड़ा इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी स्टार्टिंग में आपके पास। मैंने आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी कराए हैं, डीसी पांडे एचसी वर्मा में कराए हैं, तो आप लोग वो वीडियोस भी ज़रूर देखना, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पैटर्न चेंज होता रहता है। जैसे केवीएस एनवीएस है, उसमें एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन सिंपल होते हैं, वो निकल जाते हैं। और जो एचटेट जैसा लेवल है या DSSS है, जहाँ मास्टर लेवल्स के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, IIT लेवल के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो इसलिए सब कुछ ही कवर करना पड़ेगा आप लोगों को। जितने आप ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा पीजीटी फिजिक्स की प्रिपरेशन के लिए। तो वो वीडियोस भी आप लोग ज़रूर देखना, उसमें मैंने सब क्वेश्चंस आप लोगों को कवर कराए हैं, डीसी पांडे के और एचसी वर्मा के। साथ ही मैंने और भी कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट बुक से लेके कवर कराए हैं आप लोगों को, ठीक है, जो मैंने प्रैक्टिस सेट दिए हैं काइनेमेटिक्स के, लॉज ऑफ मोशन के। तो हर वीडियो को ध्यान से देखिएगा, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम एंड डिफरेंसेस ऑफ टू वेक्टर इज सेम द एंगल बिटवीन दैम इज। अब उसने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? द मैग्नीट्यूड ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर इज सेम। मैग्नीट्यूड ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर दे दिए हमें, ए वेक्टर और बी वेक्टर दे दिए सपोज, तो उनके सम का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड, एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, उनके जो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है वो हमें इक्वल दिया हुआ है।
ठीक है। और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना है, ये हमें बताना है। तो देखो कैसे निकलेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, ये बनेगी इक्वेशन हमारे पास। तो बोथ साइड स्क्वायर रूट कैंसल हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी दोनों साइड से कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, 4ab cos थीटा दिस विल बी इक्वल टू 0। ए बी 0 हो नहीं सकता, तो क्या 0 होगा, थीटा 0 होगा, cos थीटा 0 एंड थीटा इज अगेन 90 डिग्री। तो थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री हो जाएगा। तो हेयर ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। सो ऑप्शन डी सही होगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट 3 - 4 5 टू पॉइंट दिस, यानी कि जो इनिशियल पोजीशन है वो ये है, जो फाइनल पोजीशन है पार्टिकल की वो ये है। फोर्स हमें गिवन है, वर्क डन निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला वी ऑल नो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वर्क डन हमें निकालना है। तो फोर्स क्या हमें गिवन है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ये गिवन है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल करके निकल जाएगा, -2 -3 करेंगे क्या आएगा हमारे पास, -5i कैप। ठीक, 6 माइनस -4, 6 + 4 हो जाएगा 10, यानी कि 10j कैप आएगा। और -4 और -5 -9 k कैप आएगा। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। तो सॉल्व करो, क्या आएगा, -10 वर्क डन क्या आ जाएगा, -10, यहाँ पे 10 था हमारे प्लस 30 आ जाएगा और +9 आ जाएगा। तो क्या आएगा, 40 30 - 10 20 +9 क्या आ जाएगा, 29। तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 29। सो हेयर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। तो इस टाइप से भी आपको दे सकते हैं, फोर्स दिया हुआ है और क्या निकालना है हमें, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। नहीं, डिस्प्लेसमेंट 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो उन पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल के हम वर्क डन निकाल सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टॉर्क ऑफ द फोर्स एफ वेक्टर एक्टिंग एट अ पॉइंट आर वेक्टर इज। सो यहाँ पे आर की वैल्यू एफ की वैल्यू दोनों की वैल्यू दी हुई है, टॉर्क निकालना है। यू कैन इजीली डू इट। आर वेक्टर हमें क्या गिवन है, देखो कैसे निकालते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एफ वेक्टर, टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास होता है एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, तो आई कैप जे कैप के कैप, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हम ऐसे लेते हैं कंपोनेंट आई जे के। ठीक है, तो फोर्स के कंपोनेंट हमारे क्या होंगे, एक मिनट, टॉर्क का फॉर्मूला ये थोड़ा हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, आर पहले आएगा एफ बाद में आएगा, आर क्रॉस एफ होता है। यहाँ पे देखो साइन चेंज करने की ये मल्टीपल, ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। आर के कंपोनेंट देखो क्या होंगे, आर के कंपोनेंट 7 3 1 7 3 एंड 1, और एफ के कंपोनेंट क्या गिवन है, -3, वाई कंपोनेंट क्या गिवन है 1, और जेड कंपोनेंट क्या गिवन है 5। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं टॉर्क इजीली। आई कैप, जब हम आई कैप कर रहे हैं ये निकालना तो आता होगा, आई कैप क्या आएगा, 5 3 15 -1 15 -1 14
माइनस जे कैप 35 प्लस 3 हो जाएगा तो 38 आ जाएगा। के कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के पास क्या आएगा 7, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 7 और ये प्लस 9, 7 प्लस 9 क्या हो जाएगा 16 के कैप। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 14 आई कैप माइनस 38 जे कैप प्लस 16 के कैप। सो हेयर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। सिंपल इसमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना था और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज। अब देखो दो वेक्टर हमें दिए हुए हैं आई कैप प्लस जे कैप और जे कैप प्लस के कैप। इसके बीच में हमें क्या करना है, एंगल निकालना है। वेक्टर करके निकाल देंगे, अभी करवाया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय क्या हो जाता है, उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। ये हमारे पास कॉस थीटा निकल जाता है। तो कॉस थीटा यहाँ पे क्या होगा, ए डॉट बी करो तो आई को जे के साथ करोगे 0 आएगा, आई को के के साथ करोगे 0 आएगा, जे को जे के साथ करोगे 1 आएगा और जे को के साथ करोगे तो 0 आएगा। तो 1 डिवाइड बाय ए बी यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ए का मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा √1 प्लस √1 √2 और इसका निकालेंगे √2। तो √2 इंटू √2 क्या आ जाएगा 2 और कॉस थीटा 1/2 कब होता है 60 डिग्री पे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा 60 डिग्री, ऑप्शन सी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, देखो दो वेक्टर हमें दिए हुए हैं F1 एंड F2 और हमें ये कहा हुआ है कि जो F1 है और F2 है ये राइट एंगल पे है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं और F1 की वैल्यू हमें गिवन है तो F2 क्या होगा, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो पिक्चोरियल देखो कैसे होगा, ये x है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। 4i प्लस 3j कैप कहाँ होगा, कहीं यहीं होगा वेक्टर, वो 4i प्लस 3j कैप। और हमें ये बोला है कि F1 वेक्टर और F2 वेक्टर जो है वो आपस में परपेंडिकुलर है। तो इस वेक्टर के ये F1 है तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा आएगा, z एक्सिस के अलोंग ही आएगा, x और y के अलोंग तो आ नहीं सकता, ठीक है। तो कहाँ आएगा, z एक्सिस के अलोंग आएगा, z एक्सिस के अलोंग आएगा तो क्या ऑप्शन बन जाएगा हमारे यहाँ से k कैप। ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि ये तीनों x और y एक्सिस के अलोंग है या xy प्लेन में है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे k कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू 4i माइनस 3j। यहाँ पे भी सेम देखो 4i माइनस 3j कैप वेक्टर दिया हुआ है, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर कहाँ आएगा, z की डायरेक्शन में, k कैप की डायरेक्शन में। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पे बनता है हमारे पास 7k कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज सिचुएटेड ऑन द सर्कम्फ्रेंस ऑफ व्हील ऑफ अ कार ऑफ अ मूविंग कार ये मूव कर रही है आगे की डायरेक्शन में। तो पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी, देखो एक पार्टिकल है वो जो कार का पहिया है उसके साथ चिपका हुआ है, ठीक है। तो जैसे जैसे कार मूव करेगी, कार का जो व्हील है वो मूव करेगा, वैसे वैसे वो पार्टिकल भी ऐसे सर्कल मोशन में मूव करेगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उसकी जो मोशन है वो सर्कुलर होगी। देखो पैराबोलिक तो हो ही नहीं सकती किसी भी केस में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन भी नहीं हो सकती क्योंकि हमें पता है पहिए के ऊपर है तो वो सर्कल तो बनाएगा ही। लेकिन हम उसे सर्कुलर भी नहीं कह सकते क्योंकि वो जो व्हील है वो एक जगह पे स्टैटिक नहीं है, रेस्ट पे नहीं है, वो आगे की तरफ भी मूव कर रहा है। तो यहाँ पे उसने एक सर्कल बनाया, फिर उसने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, फिर उसने यहाँ पे एक सर्कल बनाया। तो जो सेंटर है सर्कल का वो शिफ्ट कर रहा है आगे की डायरेक्शन में, वो स्ट्रेट लाइन मोशन भी कर रहा है, वो सर्कल मोशन भी कर रहा है। तो यहाँ पे जो इस टाइप का जो केस होता है उसको हम बोलते हैं साइक्लॉइड। तो यहाँ पे जो पाथ होगा पार्टिकल का वो कैसा होगा, साइक्लॉइड। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना नहीं था, लेकिन अगर आप लोगों को कंसेप्ट पता है तभी आप लोग उसका आंसर दे सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस DSSB में देखने को आपको मिल सकते हैं। DSSB ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी बहुत पूछता है, ठीक है। So moving to our next question, average velocity in the first second for a ball thrown upward with initial velocity। देखो इसमें क्या है, इनिशियल वेलोसिटी दे दी 20 मीटर
पर सेकेंड विल बी, और टाइम दे दिया हमें 1 सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट सेकंड में एवरेज वेलोसिटी बतानी है। देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एक टाइम इंटरवल में होती है। हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट को थ्रो करना स्टार्ट किया, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी जब वो मैक्सिमम हाइट पे चला जाएगा। लेकिन उसने हमें ये तो नहीं कहा कि वो मैक्सिमम हाइट पे चला गया, उसने जस्ट ये कहा कि 1 सेकंड के अंदर वेलोसिटी कितनी होएगी। तो फाइनल वेलोसिटी पूछी है एक तरह से 1 सेकंड के अंदर, तो क्या होगा, v = u + 80, u 20 गिवन है। ठीक है, u हमें 20 गिवन है, को जा रहा है तो -9 पॉइंट आ जाएगा, 9.8 आ जाएगा, और t हमें 1 सेकेंड दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 20 - 9.8 हमारे पास क्या आएगा, 10.2 सेकेंड, 10.2 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी 10.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is a stone is dropped from an aeroplane moving with a constant velocity. The path of the stone observed by the pilot will be। देखो स्टोन को सिंपल ड्रॉप किया, कोई इनिशियल वेलोसिटी उसे नहीं दी, कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी। अगर इनिशियल वेलोसिटी देते तो पैराबोला बनता। ठीक है, तो पैराबोला तो बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि उसे सीधा हमें ड्रॉप किया, सीधा ड्रॉप कर दिया तो वो अंडर ग्रेविटी फॉल होगा और एक स्ट्रेट लाइन मोशन फॉलो करेगा। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड। इस क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ लगती है मुझे, इसके 2 आंसर दिए हुए थे, एक बार देख लेना। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ टॉप ऑफ क्लिफ ऑफ हाइट h विद अ स्पीड √2gh। इसमें देखो क्या कहा है, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ टॉप ऑफ क्लिफ, यहाँ से फॉल कर रहे हैं। ठीक है, विद अ स्पीड √2gh, तो ऐसे पैराबोला पाथ लेगा वो। तो u इनिशियल वेलोसिटी क्या दी उसे, 2gh, और द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जो ये ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहा है वो उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो बतानी है एट द इंस्टेंट ऑफ प्रोजेक्शन। जो ये इंस्टेंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, जहाँ से प्रोजेक्ट किया है, यानी कि यहाँ से बतानी होगी ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, तो यानी कि ये डिस्टेंस बताना होगा, h कितना होगा। ठीक है, तो हमारे पास देखो ये हमारे पास आर है रेंज, तो ये बताना है कि आर की वैल्यू क्या होगी। तो देखो आर की वैल्यू क्या निकलेगी रेंज की हमारे पास, उसने कितनी वेलोसिटी से वो आ रहा है और कितना टाइम ले रहा है। तो वेलोसिटी क्या उसकी दी हुई है, 2gh दी हुई है √, और टाइम ऐसे में जब ऊपर से नीचे आ रहा है पैराबोला शेप लेके, तो हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है, 2h/g होता है। तो यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2g √g कैंसल आउट हो जाएगा और h आ जाएगी। तो आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2h। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल whose kinetic energy is E is thrown at an angle of 45 डिग्री with the horizontal। एक बॉल को हमने कैसे थ्रो किया है, 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल पे थ्रो किया है। ठीक है, देखो ऐसे थ्रो किया है हमने, ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, v cos 45, और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी v sin 45 डिग्री वेलोसिटी। और उसने क्या कहा है कि जो बॉल है उसकी काइनेटिक एनर्जी हमें E गिवन है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ फ्लाइट। तो देखो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 12 mv²। यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे हमें पता है जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का वो 0 हो जाता है, मैक्सिमम हाइट पे ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है वेलोसिटी का, तो हम वही लेंगे v cos 45 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी हमारे पास, 12 mv²
cos 45 क्या होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। और ये हमारे पास क्या है, क्या होती है, एनर्जी होती है। तो ये इनिशियल एनर्जी हमें ई दी हुई थी, वो डिवाइड बाय ये क्या आ गया 2। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाइट पे हमारे पास क्या आ जाएगी E/2। इज इट क्लियर? सो ऑप्शन 2B will be right here. Next question. A ship if traveling due east at 10 km/h, मतलब वो ईस्ट की तरफ ट्रैवल कर रही है 10 km/h। ये ईस्ट की तरफ 10 km/h ट्रैवल कर रही है वो, ठीक है। द स्पीड ऑफ सेकेंड शिप, ये फर्स्ट शिप है बेटा, ये जो फर्स्ट शिप है उसकी स्पीड 10 km/h दी हुई है, ठीक है। अब द स्पीड ऑफ सेकेंड शिप हेडिंग 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये देखो ये है नॉर्थ और उसने क्या कहा है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ ईस्ट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो ये 30 डिग्री यहाँ पे सेकेंड शिप जा रही है, सपोज v वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है। सो दैट इट इज़ ऑलवेज ड्यू नॉर्थ फ्रॉम द फर्स्ट शिप, फर्स्ट शिप से हमेशा नॉर्थ में रहती है। तो फर्स्ट शिप की नॉर्थ डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ को। तो ये सही बन रहा है हमारे पास। तो उसने कहा है कि इसकी स्पीड निकालनी है, v की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये 30 है तो ये कितना होगा 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ की डायरेक्शन में v का कंपोनेंट क्या आएगा, v cos 60 डिग्री आएगा। तो यहाँ से v cos 60 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 10 दिया हुआ है हमें, इसके इक्वल हो जाएगा। तो v क्या आ जाएगा हमें 10/cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो v की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 20 km/h, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 20 km/h। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर, ऑप्शन बी विल बी राइट। Moving to next question. Next, a boat which has a speed of 5 km/h in still water crosses a river of width 1 km। देखो स्पीड, बोट की स्पीड हमें गिवन है 5 km/h और वो रिवर को क्रॉस कर रही है जिसकी विड्थ क्या है 1 किलोमीटर, अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में वो कवर कर रही है, तो 15 मिनट में कवर कर रही है। वेलोसिटी ऑफ वाटर ऑफ रिवर, रिवर की वेलोसिटी है एक तरह से वो हमें कैलकुलेट करनी है। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो शॉर्टेस्ट पाथ दिया होगा या शॉर्टेस्ट टाइम दिया होगा। शॉर्टेस्ट टाइम वाला क्वेश्चन भी मैंने एक वीडियो में कवर कराया किसी प्रैक्टिस सेट में। ये शॉर्टेस्ट पाथ वाला रहता था, वो यहाँ आ गया। इसको देखो क्या आएगा, देखो ये रिवर है, ठीक है, और ये विड्थ जो दी हुई है ये 1 किलोमीटर दी हुई है। अब जो पर्सन जाएगा वो ऐसे जाएगा, या बोट जा रही है, जो बोट जा रही है वो ऐसे जाएगी, क्योंकि उसे क्या करना है शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना है, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ देखो, कुछ रिवर की वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में VR, ठीक है, और उसे शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना है। तो अगर वो ऐसे जाएगी, कुछ एंगल पे जाएगी, थीटा एंगल पे विड्थ के, तो तभी वो शॉर्टेस्ट पाथ इस वाले पाथ पे जा पाएगी, यहाँ पर पहुँच पाएगी। क्यों, क्योंकि v भी यहाँ की डायरेक्शन में है और कुछ रिवर की भी वेलोसिटी है। तो अगर वो बोट इधर को जाएगी तो थोड़ा जो वाटर है रिवर का वो भी तो फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट अगर वो इधर को जाएगी तब वो इधर पहुंच पाएगी, ठीक है। तो हमने v भी इधर की साइड लिया, VR और ये एंगल थीटा। इज इट क्लियर? अब गिवन क्या क्या है ये देखो, VB की वैल्यू, बोट की वैल्यू गिवन है यहाँ पे। ये हमारे पास ऐसे ट्राइंगल सी बन रही है, ये हमें गिवन है कितनी 5 km/h, ठीक है। और ये ऊपर वाली रिवर की हमने निकालनी है कितनी है, ये विड्थ हमें दी हुई है और इसको क्रॉस करने का टाइम दिया हुआ है। तो 1 किलोमीटर टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, डिस्टेंस वो 1 किलोमीटर कवर कर रहा है, कितने टाइम में कर रहा है 15 मिनट में। 15 मिनट को R में चेंज करने के लिए मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सॉरी, यहाँ वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो वेलोसिटी क्या है, कितने डिस्टेंस कवर किया डिवाइड बाय कितने टाइम में किया है। तो 1 इसको 15, इसको R में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर लिया, किलोमीटर R में आएगा हमारे पास। तो ये क्या आएगा, V की वैल्यू
क्या होगी यहाँ से 4 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आ गया 4। अब देखो 5 का स्क्वायर क्या होगा 4 का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। VR का स्क्वायर क्या निकलेगा अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 16। 25 माइनस 16 करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 9 और उसका क्या आ जाएगा 3। तो रिवर की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। तो रिवर की वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो जब भी शॉर्टेस्ट पाथ इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो हम बोट की वेलोसिटी कुछ थीटा एंगल पे लेंगे वर्टिकल से। तो यहाँ बोट की लेंगे तो रिवर की उधर आएगी, तो हम शॉर्टेस्ट पाथ इसको लेंगे कि ऐसे जा रहा है स्ट्रेट लाइन में। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। देखो अगेन सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा वैल्यूज चेंज करके। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड उसने दे दी 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर पर आवर दे दिया। ठीक है, मैं ओनली मैग्नीट्यूड लिख रही हूँ आगे से। इफ़ द बोट क्रॉसेस अ 2 किलोमीटर वाइड रिवर इन 15 मिनट अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट। तो शॉर्टेस्ट पाथ वाला वही क्वेश्चन है, वाटर वेलोसिटी पूछा है उसने, VR की वैल्यू पूछा है। ये हमारी निकल जाएगी, कैसे निकलेगी 2 किलोमीटर इन 15 मिनट्स। तो 2/15 इंटू 60 जैसे पीछे वाले में किया था। तो ये क्या आएगा 8 आएगा, यानी कि ये आ गया 8 हमारे पास। तो यहाँ क्या आएगा 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, क्या आएगा 100 माइनस 64 अंडर रूट, ये आ जाएगी हमारे पास VR की वैल्यू। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी 100 माइनस 64 36। 36 का अंडर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा 6। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। तो इस टाइप से हम शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ वाले क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, C ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस्ड एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड द अदर हाफ एट 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये x/2 डिस्टेंस कवर करता है किससे 40 किलोमीटर पर आवर से, और x/2 डिस्टेंस कवर करता है 60 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो क्या निकालना क्या है, ये इंग्लिश में जो लिखा है इसमें थोड़ा क्वेश्चन कट है। यहाँ नीचे लिखा है कार का औसत वेग कितना होगा, यानी कि एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो वेलोसिटी एवरेज कैसे निकालोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, यहाँ से यहाँ गया है पार्टिकल A से B, ये है ये B है, यहाँ से गया पार्टिकल। तो टोटल कितना ट्रेवल किया x/2 प्लस x/2 x टोटल। और टाइम कैसे निकल जाएगा, देखो टाइम कैसे निकलेगा, x टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो क्या आएगा x/2 इंटू 40 प्लस x/2 इंटू 60, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा, वेलोसिटी एवरेज हमारे पास क्या निकल आएगी, देखो ये नीचे वाले x से x इसको सॉल्व आउट करोगे, इसको कैंसल, ये x वाली टर्म्स तो आपस में कैंसिल हो जाएगी, नीचे वाले को LCM लेके सॉल्व करोगे तो हमारे पास निकल आएगी 48 किलोमीटर पर आवर। तो इस टाइप से क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन था ये, तो कुछ नहीं है इसमें। 48 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ पार्टिकल मूविंग अंडर अ सेंट्रल फोर्स इट्स मोशन विल बी। देखो क्या है इसमें,
एक पार्टिकल है सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव कर रहा है, तो उसकी मोशन कैसी होगी ये बताना है। तो देखो कोई सेंट्रल फोर्स होता क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए। सेंट्रल फोर्स क्या होता है, ये सेंटर है, ये रेडियस है, तो ये सेंटर के अलोंग जो फोर्स लग रहा है, सपोज ये मास है, ये भी एक मास है, इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो इसी लाइन के अलोंग एक्ट करेगा, एफ वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या होगा, सेंट्रल फोर्स जो रेडियल डायरेक्शन में लग रहा है, टुवार्ड्स द रेडियस या अवे फ्रॉम द रेडियस, रेडियल डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो यहाँ क्या होगा, फोर्स जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ये कैसा होगा, सेंट्रल फोर्स होगा। फोर्स की डायरेक्शन कहाँ आएगी, रेडियस के अलोंग आएगी, और यही जो डिस्टेंस है इनके बीच का वो भी आर इसी डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, और दूसरा केस अगर रिपेलिंग फोर्स भी होता है सपोज, तो क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में रिपेलिंग फोर्स हो सकता है, वो भी एक सेंट्रल फोर्स है, तो उसमें फोर्स इधर आएगा तो आर इधर आएगा। ठीक है, तो आर और एफ के बीच में या तो 0 एंगल बन रहा है या 180 एंगल बन रहा है, तो टॉर्क क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अगर 0 एंगल बन रहा है तब भी टॉर्क 0 आएगा, और अगर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है तब भी टॉर्क 0 आएगा। साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, तो टॉर्क 0 होएगा। टॉर्क 0 होगा तो टॉर्क क्या होता है, dl/dt। अगर टॉर्क 0 होएगा तो L कांस्टेंट होएगा, L की यानी कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, इसका मीनिंग क्या है कि उसकी फिक्स्ड वैल्यू है, उसकी फिक्स्ड डायरेक्शन है। तो अगर एंगुलर मोमेंटम सपोज इस डायरेक्शन में है, तो पार्टिकल जो है एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन हमने ये फिक्स कर दी, तो पार्टिकल कैसे रोटेट करेगा, ऐसे, तो वो इसी प्लेन में रोटेट करता रह जाएगा, दूसरा कहीं नहीं जाएगा और कहीं मूव नहीं कर सकता वो। तो जब भी सेंट्रल फोर्स में कोई पार्टिकल मूव करता है तो जो उसकी मोशन है वो एक प्लेन में कन्फाइंड रह जाती है, एक प्लेन में कर रहा है वो, तो एक प्लेन में उसकी मोशन कन्फाइंड रह जाती है, तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लार्ज अ फोर्स पैरेलल टू अ स्मूथ 30 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन इज नीडेड टू पुल अ 10 kg ऑब्जेक्ट अप द इंक्लाइंड प्लेन एट अ कांस्टेंट स्पीड। तो देखो क्या कैसे होगा बेटा ये क्वेश्चन। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसमें ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसको ऊपर को खींचने के लिए फोर्स कितना लगेगा ये पूछा है उसने। तो फोर्स मास इनटू मास उसने 10 kg दिया हुआ है बॉडी का, ठीक है, मास से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सेलरेशन को तो निकल जाएगा। और एक्सेलरेशन मैंने बताया था कि जब भी ऊपर को लेके जा रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन में तो एक्सेलरेशन क्या होती है, जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये होती है। ऊपर को लेके जाने के लिए प्लस होती है और जब नीचे ला रहे होते हैं तो माइनस होती है। तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, जी थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है 30, साइन 30 1/2 प्लस म्यू कॉस 30, कॉस 30 क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, ठीक है। और म्यू की वैल्यू क्या होती है, म्यू क्या होता है mg, एक मिनट, देखो म्यू कैसे निकलता है हमारे पास। म्यू का एक और फॉर्मूला भी होता है, देखो हमने ये भी किया था, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा फॉर्मूला भी पढ़ा था, ठीक है। तो म्यू को यहाँ tan थीटा लगा दो, इसको मैं थोड़ा ऐसे सॉल्व कर लेती हूँ, देखो इसको अभी कॉस की वैल्यू मत पुट करो यहाँ पे, इसको हम सिंपल लिख देते हैं cos 30 डिग्री, और म्यू को tan 30 लिख सकते हैं, उसकी जगह मैंने लिख दिया sin 30 बाय cos 30। तो ये cos 30 से cos 30 कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास sin 30 जिसकी वैल्यू 1/2 होगी, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा g 1/2 प्लस 1/2 जो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, g के इक्वल आ जाएगा। एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ गया, g के, तो फोर्स क्या आ जाएगा m इंटू जी। मास हमें बॉडी का कितना दिया हुआ है 10 kg दिया हुआ है, ठीक है, और ग्रेविटी 10 लगा लो तो कितना हो जाएगा 100 न्यूटन। तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 न्यूटन, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हेयर। तो जब भी किसी बॉडी को ऐसे ऊपर लेके जा रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन में तो फॉर्मूला क्या लगेगा एक्सेलरेशन का, जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, दिस फॉर्मूला विल बी
applicable here. So option A will be correct. Next question. A 900 kg car is going at a speed of 20 मीटर पर सेकेंड along a level road. ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड से वो मूव कर रही है इनिशियली. तो इनिशियल वेलोसिटी क्या उसकी दे दी हमें 20 मीटर पर सेकेंड. कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट, यानी कि फाइनल स्टॉप होने वाला है, वो वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी उसकी. रिटार्डिंग फोर्स हमें निकालना है. डिस्टेंस कवर हमें दिया हुआ है 30 मीटर. मास भी हमें गिवन है 900 kg. तो ये कुछ क्वांटिटीज़ हमें गिवन है. ठीक है, इसके बेस पे हमें निकालना है. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ठीक है, फाइनल तो वो स्टॉप होने वाला है. इनिशियल वेलोसिटी उसकी 20 है, तो 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू as हमें दिया हुआ है 30 मीटर. तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, क्या आएगी, एक्सेलरेशन निकालेंगे तो आएगी -20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन आ गई. फोर्स निकालना है, रिटार्डिंग फोर्स जो उसको स्टॉप करने के लिए ज़रूरी है, तो ma हो जाएगा. और मास हमें 900 दिया हुआ है, तो कैसे निकलेगा, सिंपल, F इज इक्वल टू ma. मास 900 दिया हुआ है, एक्सेलरेशन -20/3 निकल गई हमारे पास. तो कितना फोर्स आ जाएगा हमारे पास, माइनस में 6000 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा. ठीक है, तो है कोई 6000 न्यूटन का फोर्स. यस, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. सो लो लगा देते हैं, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट हेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्पीड. ये देखो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है. फोर्स उसने कह दिया क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्पीड. और उसने क्या कहा है, वेलोसिटी, बॉडी की वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन पूछा है. तो देखो F इज इक्वल टू k/v लिख सकते हैं. हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के क्या किया, कांस्टेंट लगा दिया. F को यहाँ हम F को भी चेंज कर लेते हैं. F को ऐसे लिख देते हैं, m में होता है ना F की वैल्यू. और एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं dv/dt, तो फोर्स को लिख देंगे mdv/dt. इस तरह से लिख सकते हैं हम इसे. ठीक है, अब क्या करेंगे, v वाली टर्म्स एक साइड ले लो, v dv इज इक्वल टू k dt. ठीक है, v वाली टर्म्स एक साइड ले ली मैंने, और k वाली टर्म्स एक साइड ले ली, ये t वाली टर्म्स एक साइड ले ली, और बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया हमने. ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से आएगा हमारे पास v²/2 इज इक्वल टू k/m. टाइम का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, t. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास देखो क्या आएगा, v² इज इक्वल टू 2k/m इंटू t. अब यहाँ 2 भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट था, और मास जो बॉडी का दिया हुआ है वो भी कांस्टेंट है. तो जो v है वो क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t. v² t, तो v √t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा. ठीक है, तो ऐसे हमने ये किया. सबसे पहले फोर्स को mdv/dt लिखा, इधर k कांस्टेंट ले लिया, दोनों को वेरिएबल सेपरेशन मेथड से v वाले एक साइड ले गए, t वाले एक साइड ले गए, बोथ साइड इंटीग्रेशन किया, तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t हमारे पास आ जाती है. तो इसका ऑप्शन क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टाइम. सो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट हेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार ऑफ मास 1000 kg इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड. ब्रेक्स आर यूज टू स्टॉप इट. फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड. बी, फोर्स और फ्रिक्शन दिया हुआ है. ठीक है, यहाँ देखो पहले गिवन क्या क्या है. फोर्स दिया हुआ है उसने कितना, 5000 न्यूटन. स्टॉप करना है तो इनिशियल वेलोसिटी 30 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ से हमारा मोमेंटम भी निकल सकता है. ठीक है, और उसने ये पूछा है कि टाइम कितना लगेगा, कि हमने ब्रेक लगाई. ठीक है, तो कितने टाइम में वो जो कार है वो स्टॉप हो जाएगी, ये पूछा है उसने हमसे. तो इस पर क्या लगा सकते हो आप, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगा सकते हो. Ft इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम.
तो Ft क्या आ जाएगा हमारे पास m, और चेंज इन वेलोसिटी एक तो 0 ही है, एक 30 है, तो मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख ली। तो मास हमें क्या गिवन है 1000, और ये 30 डिवाइड बाय फोर्स हमें गिवन है 5000 न्यूटन। तो 0 से 0 कैंसिल तीनों से, तो ये क्या आ जाएगा 5 6 30, तो 6 सेकंड लगेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास डी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हेयर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, लीनियर स्पीड ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 18 मीटर। यहाँ पे देखो एक पार्टिकल है, वो ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है, उस सर्कल की रेडियस 18 मीटर दी हुई है, वेलोसिटी जो दी हुई है वो 3t दी हुई है मीटर पर सेकेंड। वट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। एक्सेलरेशन बतानी है t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे। तो देखो जब भी कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो उसकी क्या होगी, कुछ रेडियल एक्सेलरेशन भी होगी, कुछ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगी। तो v हमें 3t दिया हुआ है, तो dv/dt करेंगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगी हमारे पास, क्या आएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, रेडियल निकालेंगे v²/r से, तो v क्या है 3t, 4 सेकेंड पे हमें पूछा है, तो 3 × 4 और इसका स्क्वायर बाय r हमें 18 दिया हुआ है। ठीक है, तो 4 3 12 और 12 का स्क्वायर करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 144 डिवाइड बाय 18, 144 डिवाइड बाय 18, तो हमारे पास आ जाएगा ये 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक 8 आ गया हमारे पास, एक 3 आ गया, तो नेट एक्सेलरेशन जो होगी वो क्या होगी हमारे पास √AT का स्क्वायर प्लस AR का स्क्वायर, यानी कि टेंजेंशियल 3 निकली थी और ये 8 निकली थी, सो इट विल बी 9 + 64, इट विल बी √72। सो ये ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया हुआ है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो इसमें कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। देखो उसने हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन पूछा, अगर वो हमें रेडियल एक्सेलरेशन पूछता तो हमारा आंसर 8 निकल सकता था, लेकिन उसने एक्सेलरेशन पूछा है, रेडियल वर्ड कहीं यूज़ नहीं किया, तो ऐसे ही निकालेंगे जैसे हमने निकाला है, तो ये सही है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम द गन। एक बुलेट फायर की गन से, द फोर्स ऑन द बुलेट इज़ गिवन बाय, फोर्स दे दिया बुलेट पे कितना है 600 - 2 × 10⁵ वेयर f इज इन न्यूटन, t सेकेंड में है, द फोर्स ऑन द बुलेट बिकम 0। कुछ टाइम बाद फोर्स 0 हो जाता है। चलो अभी यहीं तक पढ़ते हैं, पहले देखते हैं कितने टाइम में फोर्स 0 होता है। तो फोर्स 0 होगा तो क्या होगा 0 इज इक्वल टू 600 -2 × ये इधर की साइड आगे प्लस का हो जाएगा 2 × 10⁵ क्या दिया हुआ था 5t। ठीक है, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैलकुलेट करेंगे तो 3, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 600 3 × 10⁻³ सेकेंड आ जाएगी, ये टाइम आ जाएगा। आगे वो कह रहा है द फोर्स ऑन द बुलेट बिकम 0 एज सून एज इट लीव्स द बैलेट, व्हाट इज़ द एवरेज इम्पल्स इम्पार्टेड। देखो एवरेज इम्पल्स उसने पूछा है, जे एवरेज पूछा है। एवरेज कैसे आएगा, जब फोर्स एवरेज निकालेंगे इंटू टाइम करेंगे, टाइम की वैल्यू हमें निकल गई, फोर्स एवरेज कैसे निकालेंगे, देखो इनिशियली जो फोर्स था वो हमें क्या दिया हुआ था 600 - 2 × 10⁵ इनिशियली t 0 होगा तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 600 आ जाएगी, यानी कि इनिशियल फोर्स हमारे पास कितना था 600 न्यूटन था। फाइनल लास्ट में उसने हमें कहा था फोर्स 0 हो गया, तो बाद में फोर्स 0 हो गया था फाइनल, तो एवरेज फोर्स हमारे पास कैसे निकलेगा 600 + 0/2, तो कितना आ गया 300 न्यूटन का फोर्स आ गया। और एवरेज इम्पल्स कैसे निकलेगी, एवरेज फोर्स 300 न्यूटन का, और टाइम हमने अब भी निकाला 3 × 10⁻³ ठीक है, तो क्या आ जाएगा 0.9 सेकेंड आ जाएगा नैन इसको सॉल्व करके।
ठीक है, क्या निकाल रहे हैं, इम्पल्स निकाल रहे हैं, तो इसकी यूनिट क्या होगी, फोर्स की न्यूटन, टाइम की सेकंड, तो 0.9 न्यूटन सेकंड इस टाइप का कुछ आएगा। ये दिया हुआ है हमें ऑप्शन सी, तो ये हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन डी दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इज़ इट क्लियर? बहुत से क्वेश्चन आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, अभी और भी बहुत से क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस करने हैं, तो बने रहिए, बोर तो नहीं हो रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हमें गिवन है, अ बॉल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से एक बॉल मूव कर रही है ईस्ट डायरेक्शन में, ये 5 किलोमीटर पर आवर से, फिर क्या करती है वो नॉर्थ की तरफ मूव करने लग जाती है 5 किलोमीटर पर आवर से, कितने टाइम के बाद, 10 आवर के बाद। तो एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड उसने कहा है निकालनी है, तो ये क्या बनेगा, √5 का, ये 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अंडर रूट में क्या आएगा, 5√2 बन जाएगा ये पाइथागोरस से। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, एवरेज एक्सेलरेशन एवरेज टोटल वेलोसिटी कितनी है, एवरेज वेलोसिटी देखो, इन दोनों का एवरेज निकालोगे तो क्या आएगा, 5√2 आएगा। ठीक है, और टाइम उसने कितना दिया हुआ है, 10 आवर दिया हुआ है, ये भी किलोमीटर पर आवर में है, टाइम भी आवर में दिया हुआ है, तो कुछ यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से इसे कैंसिल करेंगे, 2 आएगा, और ये 1/√2 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो है कुछ ऐसा, तो है, तो यहाँ ऑप्शन हमारा बन रहा है सी। तो क्या होगा यहाँ पे हमारे पास, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन, एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन with constant acceleration a and initial velocity u in first t second is 4 ऑप्शन हमें गिवन है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है पार्टिकल की, स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल मूव कर रहा है, एवरेज वेलोसिटी हमें निकालनी है, एक्सेलरेशन ए दी हुई है एंड इनिशियल वेलोसिटी यू दी हुई है, टाइम टी सेकेंड्स में बताना है, तो ये कुछ पैरामीटर्स हमें गिवन है। तो फाइनल वेलोसिटी कैसे निकलेगी, पहले तो ये निकाल लेते हैं, u+at यही होता है एवरेज वेलोसिटी उसने बोला। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ए एवरेज अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, एक मिनट, एवरेज वेलोसिटी ना, एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। ठीक है, दोनों वेलोसिटी का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, तो ये क्या होगा, v एवरेज विल बी 2u+at डिवाइड बाय 2 एंड दिस विल बी u+12at। तो v एवरेज हमारे पास क्या आएगी, u+12at। सी हेयर, u+12at, so here is option number D, so option number D is correct here, so this is option number D. Next question, see here, a projectile covers the same horizontal distance when the initial angle of projection r। अब उसने कहा है कि वो सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है, कहा है अ प्रोजेक्टाइल कवर्स द सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस व्हेन द इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आर। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो सेम कवर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, रेंज जो है वो दोनों पार्टिकल्स की वो सेम है। ठीक है, और ये कंडीशन होती है कि जब रेंज सेम कब होती है, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस क्या होंगे, एक थीटा होगा तो दूसरा 90 - थीटा होगा, यानी कि जो दो एंगल होंगे उनका सम क्या होगा, दैट विल ऑलवेज बी 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखो 90 का कौन सा बन रहा है, 30 + 40 70 बन रहा है, 30 + 50 ये भी नहीं बन रहा, डी ऑप्शन भी नहीं बन रहा, तो सी ऑप्शन बन रहा है 60 एंड 30 डिग्री। सो हेयर सी ऑप्शन विल बी करेक्ट।
जब भी ऐसा कुछ आए कि रेंज सेम दी हुई है, एंगल निकालना है, तो एंगल जो होगा वो थीटा और 90 माइनस थीटा होगा, दो एंगल बनते हैं। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्टेशनरी बॉडी इज स्लोली लोअर्ड ऑन टू अ मासिव प्लेटफॉर्म मूविंग हॉरिजॉन्टली एट अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड उसने कहा 4 मीटर पर सेकेंड से वो मूव कर रही है। फाइनल स्पीड है ये इसकी, क्योंकि उसने स्टेशनरी बॉडी कहा। ठीक है, यहाँ ध्यान से सुनो। एक तरफ से तो वो कह रहा है कि लोअर ऑन टू अ मासिव प्लेटफॉर्म, तो हमें लगेगा कि स्लोली लोअर हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वेलोसिटी बाद वाली ज़ीरो हो रही है। उसने क्या कहा है कि एक स्टेशनरी बॉडी यानी कि u ज़ीरो है, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। इस स्लोली लोअर्ड, उसकी वेलोसिटी लोअर हो रही है, मतलब पहले उसकी वेलोसिटी बढ़ी, जितनी बढ़ रही है उसमें थोड़ा कम हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से कम हो रहा होगा। यहाँ पे u ज़ीरो है और ये जो v है ये हमें 4 मीटर पर सेकेंड गिवन है क्वेश्चन में। g की वैल्यू 10 गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें गिवन है 0.2। द डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी स्लाइड्स रिलेटिव टू द प्लेटफॉर्म इज, तो वो डिस्टेंस जहाँ तक बॉडी स्लाइड करके जाएगी प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग, वो हमसे पूछा है इसने। ठीक है, तो देखो इसको, सपोज ये बॉडी है। अब देखो इस पर एक नेट वेट mg नीचे को लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर को आएगा। सपोज ये आगे की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। तो वो फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल होता है? म्यू आर के इक्वल होता है। म्यू एन, यहाँ नॉर्मल एन लिया तो म्यू एन के इक्वल होता है, और एन क्या होता है? एम जी के इक्वल होता है। और एफ को हमने लिख दिया एम इंटू ए, तो यहाँ से एम कैंसिल, ए क्या आ जाएगा? म्यू इंटू जी। तो एक्सेलरेशन निकालने का एक फॉर्मूला हमारे पास क्या है? म्यू इंटू जी। और हमें क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू 0.2 गिवन है, तो हम ए निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ए क्या आ जाएगा? 0.2 मल्टीप्लाई 10, दिस विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ए की वैल्यू आ गई म्यू, और हमें क्या दिया हुआ है? वी हमें गिवन है, वी हमें दिया हुआ था 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और हमसे ये पूछा था कि वो बॉडी मूव कर रही है, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो? वी भी पता है हमें, ए भी पता है, और एस हमें निकालना है। तो एस के हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं हम? इस पर ये वाला लगा दें, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, क्योंकि ये इजी पड़ जाएगा, क्योंकि यू यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। दूसरा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला भी होता है। यहाँ पे हमारे पास टी गिवन नहीं है, तो हम सिंपल पहले ये फॉर्मूला लगा के निकाल के देख रहे हैं। तो क्या होगा देखो, v हमें 4 गिवन है, 4 का स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2। ए की वैल्यू हमें क्या गिवन है? ए की वैल्यू हमने अभी निकाली 2, और एस हमें निकालना है। तो एस क्या आ जाएगा? 16 डिवाइड बाय 4 एंड इट विल बी 4 मीटर। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4 मीटर। क्या 4 मीटर ऑप्शन में है? यस, इट इज़ गिवन हेयर, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट हेयर। तो ये हमने कैसे किया बेटा? सबसे पहले एक बॉडी रखी हुई है, उस पर नीचे को वेट लग रहा है mg, जिसको बैलेंस कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन एंड, और एक फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल एफ पीछे की तरफ लग रहा है। वो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया, म्यू एन होता है, और एन की वैल्यू mg पुट की, फ्रिक्शनल फोर्स की ma पुट की। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल ली हमने, और एक्सेलरेशन जब निकल गई तो सिंपली वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इस फॉर्मूले में वैल्यूज रख के हमने डिस्टेंस निकाल लिया कि कितना डिस्टेंस वो मूव करा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ऑफ अ पार्टिकल इन लीनियर मोशन इज गिवन बाय रिलेशन। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं KVS में स्पेशली। तो देखो क्या है डिस्प्लेसमेंट, इसमें उसने दे दिया हमें x इज इक्वल टू 5t प्लस 5t स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पूछा है, तो यहाँ जब हमें x दे दिया तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगी वेलोसिटी? dx बाई dt, डेरिवेटिव करेंगे x का तो क्या आएगा? 5 प्लस 10t, ये आ जाएगा। उसने क्या पूछा है? इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकलेगी? टाइम को 0 पुट कर दो, तो यहाँ पे टाइम को 0 पुट करोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी।
तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट एस ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय, यहाँ पे भी हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है। एक्सेलरेशन, व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज 0 इट्स वेलोसिटी इज, तो उसने हमें एक्सेलरेशन पूछी है तो हम इसका डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। पहले हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। वेलोसिटी कैसे निकलेगी, एक बार डेरिवेटिव करेंगे इसका 4 माइनस 60 प्लस 60 स्क्वेयर, ये आ जाएगी वेलोसिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं, एक बार और डेरिवेटिव करो, -6 प्लस ये पावर नीचे आ जाती है 60 × 12t, ये एक्सेलरेशन आएगी। अब उसने क्या बोला कि व्हेन एक्सेलरेशन इज 0 देन इट्स वेलोसिटी इज। ठीक है, व्हेन एक्सेलरेशन इज 0 देन इट्स वेलोसिटी इज, तो फर्स्ट कंडीशन हमें क्या करनी पड़ेगी, एक्सेलरेशन को 0 पुट करना पड़ेगा। तो पुट एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन को 0 पुट करो तो क्या आएगा, तो 6 राइट साइड पे आ जाएगा इज इक्वल टू 12t, और t की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है जब एक्सेलरेशन 0 है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने क्या निकाला, 4 माइनस 60 प्लस 60 स्क्वेयर। तो सिंपल t की वैल्यू, एक्सेलरेशन 0 थी तो टाइम 1/2 आया, तो टाइम 1/2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 6, 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू 4 माइनस 3 प्लस 3/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3/2 एंड इट विल बी 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1 प्लस 1.5 2.5 मीटर पर सेकेंड हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, सो दैट दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सिंपल हमें एस दिया हुआ है, वेलोसिटी निकाल ली, फर्स्ट डेरिवेटिव, दोबारा डेरिवेटिव करोगे एक्सेलरेशन निकल जाएगी, और बाद में एक्सेलरेशन को 0 पुट करके टाइम निकल आया और उसको हमने v में पुट कर दिया तो हमारे पास v निकल गया। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, अ बुलेट ऑफ मास 0.04 kg, मास हमें गिवन है 0.04 kg, एक बुलेट है जिसका मास हमें गिवन है, मूविंग विद द स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड, तो उसकी इनिशियल स्पीड भी दे दी कितनी 90 मीटर पर सेकेंड। एंटर्स अ हैवी वुडन ब्लॉक, वो एक हैवी वुडन ब्लॉक में एंटर कर रही है एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर अ डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर। फाइनल वेलोसिटी उसकी दे दी 0 कि वो स्टॉप हो जा रही है, कितना डिस्टेंस चल के स्टॉप हो रही है 0.6 मीटर। तो कितना फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स उस पर लग रहा है एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक इन द बुलेट, तो वो जो ब्लॉक है वो कितना रेजिस्टिव फोर्स उस बुलेट पे लगा रहा है। बुलेट आ रही है, ठीक है, 90 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आ रही है, एकदम से जाके एक वुडन ब्लॉक से स्ट्राइक होती है और एकदम से ब्लॉक पे कुछ मीटर 0.6 मीटर जाती है और रुक जाती है, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो ब्लॉक ने कितना फोर्स लगाया उसको रोकने के लिए, ये हमसे पूछा है। तो देखो फोर्स का क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमें गिवन है, अगर हमें एक्सेलरेशन निकाल ले हम तो हम फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल v u और s हमारे पास है तो लगा दें v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, v0 माइनस u² 90 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, a हमें फाइंड आउट करना है और s हमें क्या दिया हुआ है 0.6। ठीक है, a हमें क्या दिया हुआ है 0.6, ये गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास a क्या आ जाएगा 90 × 90 डिवाइड बाय 2 × 0.6 नेगेटिव साइन के साथ, तो इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी
और एक्सेलरेशन आगे तो हम फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हमें कितना गिवन है, 0.04 kg, और एक्सेलरेशन हमने निकाली 6750। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -270 न्यूटन। ठीक है, तो फोर्स नेगेटिव आ रहा है हमारे पास। यहाँ से भी पता चल रहा है कि जो हमारा फोर्स है वो कैसा है, रेजिस्टिव फोर्स है। वो क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है किसी बॉडी को। तो सिंपली हमें क्वेश्चन में गिवन था यू भी गिवन था, वी भी गिवन था, एस भी गिवन था, एम भी गिवन था। हमने ए निकाल लिया और हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ड्राइवर ऑफ अ 3-wheeler मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 36 km/h sees a child standing in the middle of the road and brings his vehicle to rest in 4 सेकेंड है यहाँ पे, 4 सेकेंड जस्ट इन टाइम टू सेव द चाइल्ड। तो देखो एक 3-wheeler वाला जा रहा है, सामने से कोई बच्चा आ जाता है, वो एकदम से 3-wheeler रोक देता है। तो वो इनिशियल वेलोसिटी उसने दी हुई है कि वो 36 km/h से मूव कर रहा था। स्टॉप करा उसने तो वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, कितने सेकंड में उसने स्टॉप किया, 4 सेकंड में स्टॉप किया एक बच्चे को बचाने के लिए। व्हाट इज़ द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स उसने बोला है, ये निकालना है। एंड द मास ऑफ 3-wheeler 400 kg और मास ऑफ ड्राइवर 600। अब 3-wheeler के ऊपर ही ड्राइवर बैठा है तो टोटल सिस्टम का मास कितना हो जाएगा, 465 kg हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल मास अगर हम कंसीडर करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 400 + 65, 465 kg। ये हमारे पास मास आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी यू दी हुई है 36, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करो, मीटर पर सेकंड में चेंज करो तो क्या आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी 0 गिवन है, टी गिवन है हमें। तो सिंपल 3 इक्वेशन में से जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें से किसी भी एक इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के आप ये पैरामीटर्स निकाल सकते हो जो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट बैठे इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ v = u + at, क्योंकि मुझे v भी गिवन है 0 हो जा रहा है। ठीक है, u भी गिवन है हमारे पास 10 निकला है, और a मुझे निकालना है, और टाइम मुझे 4 सेकेंड गिवन है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -10/4, यानी कि -5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। और एक्सेलरेशन एक बार निकल गई, फिर फोर्स तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। m × a, मास 465 हमें गिवन है, और ये -5/2 करेंगे। तो इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा ये -1162.5 न्यूटन। सो ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल ओनली ऑटो का मास नहीं लेना है, ड्राइवर का मास भी साथ में लेना है, पूरे सिस्टम का मास लेना है, ये बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है। और सेकंड, इसमें टाइम जो है वो सेकंड में दिया हुआ है, और इनिशियल वेलोसिटी km/h में दी है। तो यहाँ पे आप चेंज करना कई बार भूल जाते हो, जल्दी जल्दी स्टेटमेंट पढ़ते हो, तो थोड़ा यहाँ पे ये चेंज करना था। नेक्स्ट इज अ दिवाली रॉकेट इज इजेक्टिंग 0.05 kg ऑफ गैसेस पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड वो कितनी गैसेस इजेक्ट कर रहा है, 0.05 kg पर सेकेंड। ठीक है, तो ये एक तरह से देखो क्या दिया हुआ है, मास बाय में टाइम 0.05 इतनी इजेक्ट कर रहा है पर सेकेंड में, यानी कि 1 सेकेंड में। ठीक है, तो m/t की वैल्यू दी हुई है एट अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी दी हुई है। ठीक है, व्हाट इज़ द एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑन रॉकेट, एक्सेलरेटिंग फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो फोर्स कैसे निकालते हैं हम। सिंपल फोर्स क्या होता है, m × a। ठीक है, m, a का फॉर्मूला क्या होता है, v - u/t। ठीक है, तो m/t इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 0.05, v वैल्यू हमें दिया हुआ है 400। ठीक है, u 0 है, स्टार्टिंग में ही इजेक्ट जब होना शुरू हो रही है तो स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी।
तो इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20 न्यूटन। तो सिंपल हमें इस क्वेश्चन में फोर्स निकालना था, 20 न्यूटन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ ये ध्यान देने वाली है कि मास बाय टाइम दिया हुआ है, इसको मास ओनली मास नहीं लेना, मास बाय टाइम लेना है। यहाँ से हमें पता चल रहा है 0.05 kg पर सेकेंड बोला है उसने, ठीक है। नेक्स्ट, अ रॉकेट विद लिफ्ट ऑफ मास 20,000 kg is blasted upward with an initial acceleration of 5 meter per second square. Calculate the initial thrust of the blast. Initial thrust of the blast find out करना है हमें। तो देखो इसको कैसे करेंगे। देखो रॉकेट के केस में क्या होता है, जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता रहता है उसका जो मास है वो धीरे धीरे कम होता रहता है, इसलिए उसने लिफ्ट ऑफ मास दिया है 20,000 kg, यानी कि जब वो ऊपर को जाना स्टार्ट कर रहा है तो ये मान लो रॉकेट है, तो इस पे ऊपर को थ्रस्ट लग रहा होगा T, नीचे को वेट लग रहा होगा mg, और ऊपर को एक्सेलरेट करेगा ये a एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है। तो जो थ्रस्ट है, ये रॉकेट जो है ये ऊपर को जा रहा है तो थ्रस्ट ज़्यादा होगा mg से, तो T माइनस mg किसके इक्वल आ जाएगा, ma के इक्वल आ जाएगा, नेट फोर्स के इक्वल, ठीक है। तो हमारे पास T क्या हो जाएगा, m इंटू जी प्लस ए। तो टोटल थ्रस्ट कितना लगेगा, मास की वैल्यू 20,000 हमें गिवन है, g की वैल्यू 9.8 और एक्सेलरेशन इनिशियल हमें 5 गिवन है। इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.96 इंटू 10⁵ न्यूटन। सो दिस विल बी अपवर्ड थ्रस्ट। सो मेन इसमें है कि रॉकेट जब ऊपर को जा रहा है तो उस पर अपवर्ड थ्रस्ट लग रहा है, लेकिन उसका वेट भी नीचे को लग रहा है mg, तो जो अपवर्ड T माइनस mg जो होगा वो ma के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ से हमने थ्रस्ट निकाल दिया। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, अ बॉडी ऑफ 1 kg इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली वो बॉडी रेस्ट पे है, तो वो क्या कर रही है, ब्रेक हो रही है इनटू 3 फ्रैगमेंट्स ऑफ मासेस इन द रेशियो 1:1:3। इस रेशियो में वो मासेस टूट रहे हैं। द 2 पीसेस ऑफ इक्वल मास फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड ईच। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ हैवियर फ्रैगमेंट। तो मतलब 3 पीसेस में वो मास टूट रहा है, तो 2 पीस तो आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लाई ऑफ हो रहे हैं, ठीक है, और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लाई ऑफ हो रहे हैं उनकी 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, और तीसरे वाले की स्पीड इसमें हमें पूछी गई है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, तो देखो इसमें हमें मासेस की रेशो दी हुई है 1:1:3, तो m1 m2 m3 की वैल्यू कैसे निकलेगी, इनका टोटल क्या बन रहा है, देखो क्या बन रहा है 3 4 5, टोटल 5 बन रहा है। तो यहाँ से हम m1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। m1 क्या बनेगा हमारे पास 1/5, ठीक है। 1/5 को कैसे लिख सकते हैं हम 0.2 kg, और उतना ही m2 भी बनेगा 1/5, ठीक है। तो m1 और m2 हमारे पास क्या बन जाएंगे 0.2 kg, और m3 हमारे पास क्या बन जाएगा 3/5 यानी कि 0.6 kg। तो हमने ये निकाल लिए m1 m2 m3। अब देखो जिस हिसाब से हमें क्वेश्चन में कहा गया है, एक m1 जो है वो v1 वेलोसिटी से जा रहा है, m2 v2 वेलोसिटी से जा रहा है, और ये आपस में 90 डिग्री के एंगल पे है, तो जो सेंटर लाइन है उससे 45 डिग्री के एंगल पे होंगे। और तीसरा जो है वो उसकी वेलोसिटी हमें नहीं पता, वो हमें कैलकुलेट करनी है, वो हमने v3 एज्यूम कर ली, ठीक है। और v1 और v2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है कि वो 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, मोमेंटम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, यहाँ पे रिजॉल्व कर दिया। एक्स एक्सिस के अलोंग क्या आएगा m1 का m1 v1 cos 45, ऐसे ही y एक्सिस के अलोंग आएगा m1 v1 sin 45। सिमिलरली जो m2 मास है उसका मोमेंटम क्या आएगा एक्स एक्सिस के अलोंग m2 v2 cos 45, और y एक्सिस के अलोंग आएगा m2 v2 sin 45। y वाले कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो वो कैंसिल कर जाएंगे, ठीक है। कि इक्वल एंड अपोजिट क्यों होंगे, क्योंकि मास भी दोनों का सेम है 0.2 kg हमने अभी निकाला, और वेलोसिटी भी दोनों की सेम दी हुई है 30 मीटर पर सेकेंड, और एंगल भी सेम है 45 डिग्री, तो वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे,
ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये जो m3v3 है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा, m3v3 किसके इक्वल हो जाएगा, इन दो कंपोनेंट के सम के। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास m3v3 क्या आ जाएगा, m1v1 cos 45। ठीक है, क्या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि m1 और v1 की वैल्यू तो सेम ही है, तो मैंने दो को अलग अलग ना लिख के सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मास थर्ड का क्या आया था 0.6, v3 इज इक्वल टू 2 इंटू m1 क्या हमें दिया था 0.2, वेलोसिटी दी थी 30 मीटर पर सेकेंड, और cos 45 होता है 1/√2। यह आ गया हमारे पास। तो वेलोसिटी v3 क्या आ जाएगी 2 इंटू 2/10 इंटू 30 डिवाइड बाई √2, और इधर से 0.6 आएगा 6 इंटू 10, 10 से 10 कैंसल, 6 5 ज़ा 30, तो ये क्या आ जाएगा 20/√2। ठीक है, तो v3 आ जाएगा हमारे पास 20/√2, तो इसको 1.414 लिखेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 14.14 मीटर पर सेकेंड। सो इस तरह से क्वेश्चन हमें करना था। क्या क्वेश्चन है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक बॉडी 1 किलोग्राम की दी हुई है, इनिशियली वो रेस्ट पे है और वो एक्सप्लोड हो रही है, ब्रेक हो रही है 3 फ्रेगमेंट्स में, जिनका मासिस क्या है 1:1:3। तो हमने इस तरह से इसको किया। m1 m2 तो आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गए थे, क्वेश्चन में बताया, तो सेंटर लाइन से 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। m3 हमें नहीं पता उसकी वेलोसिटी क्या है, वो हमें फाइंड आउट करनी है, तो हमने m1 के जो मोमेंटम कंपोनेंट है उसको रिजॉल्व कर लिया। तो साइन वाले कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि मास वेलोसिटी भी सेम है और एंगल भी सेम है 45, और ये जो दो कंपोनेंट है ये ऐड हो जाएंगे। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के हमने ये क्वेश्चन ऐसे निकाल लिया, सब वैल्यूज हमें पता थी, सिंपल हमारे पास v3 यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल ऑफ मास 0.1 kg इज थ्रोन अगेंस्ट अ वॉल। एक बॉल है जिसका मास हमें क्या गिवन है 0.1 kg गिवन है। ठीक है, इस थ्रोन अगेंस्ट अ वॉल, उसको एक वॉल के अगेंस्ट थ्रो किया है। इट स्ट्राइक्स द वॉल नॉर्मली विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस वेलोसिटी से, वो इनिशियल वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी से ये जो है वॉल से टकरा रही है, एंड रीबाउंड्स विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। फिर इस वेलोसिटी से वो रीबाउंड कर रही है, तो इम्पल्स निकालना है कि इम्पल्स कितना होगा, इम्पल्स ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द वॉल। देखो क्या क्या गिवन है, ये लिख लिया मैंने, मास मुझे गिवन है, v गिवन है, u गिवन है, तो इम्पल्स निकालना है। इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, सिंपल, u v की वैल्यू पता है, m की पता है, तो वही हम लगाएंगे। इम्पल्स क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम यानी कि m v माइनस u। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो सिंपल हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। j की वैल्यू क्या आ जाएगी, m 0.1 गिवन है, u की वैल्यू 30 माइनस v की वैल्यू 20, ये आ जाएगा 0.1 इंटू 10, तो ये 1/10, 10 से 10 कैंसिल, तो इम्पल्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, एक मिनट, हमें ये 20 दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो ये हाँ v जो होगा ये हम माइनस में लेंगे, क्योंकि एक बार तो ये वॉल है, ये ऐसे गया, ठीक है, u हमने पॉजिटिव लिया और v हमें 20 दिया हुआ है, लेकिन वो रीबाउंड भी तो हो रहा है, तो माइनस लेंगे यहाँ पे, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 50 आ जाएगा, तो हमारे पास j की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज हैंगिंग फ्रॉम अनदर बॉडी ऑफ मास 15 kg, द कम्बिनेशन इज पुल्ड अप बाय अ स्ट्रिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर।
फाइंड द टेंशन एट ए एंड बी एज शोन इन फिगर। तो टेंशन निकालनी है, ये तो बहुत सिंपल है, यू कैन इजीली फाइंड आउट इट। टेंशन निकालने का तो मैंने पहले बता ही रखा है। ए पे क्या होगा देखो, जब भी हम ऊपर को जाते हैं तो टेंशन आती कितनी है ऊपर की तरफ, एम जी प्लस ए आती है, ठीक है, जब हम ऊपर जा रहे हैं। तो जब हम ए पॉइंट पे निकाल रहे हैं, सीधा वो बोल रहे डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एम इंटू जी प्लस ए। मास हमारे पास क्या गिवन है, 15 kg गिवन है, और जी हमारे पास क्या गिवन है, 9.8 गिवन है, और एक्सेलरेशन हमें क्या गिवन है ऊपर की डायरेक्शन में 1.2 गिवन है। जब हम टेंशन ए पे निकालेंगे तो सॉरी 2 मासेस आएंगे, 15 + 10, तो यहाँ पे 15 + 10 2 मासेस हम लेंगे। तो टेंशन हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 275 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए पॉइंट पे जब टेंशन ले रहे हैं, यहाँ टी ए ले रहे हैं, तो यहाँ पे 2 मासेस आ रहे हैं 50 और 10। जब टी बी लेंगे, टी टेंशन बी पे निकालेंगे तो सिंपल हमारे पास 10 आएगा। जब टी ए ले रहे हैं तो नीचे दोनों का वेट नीचे को एम जी लगेगा, तो हम दोनों लेंगे। अब अगर टेंशन हम बी पॉइंट पे निकालेंगे तो हमारे पास सिंपल क्या आएगा, 10 वाला वेट आएगा, जी 9.8 प्लस ए 1.2 जो हमें गिवन है, तो आ जाएगा हमारे पास 110 न्यूटन सॉल्व आउट करके। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। सो हमने आज इतने क्वेश्चंस डिस्कस किए जितने भी प्रीवियस ईयर में पहले आ चुके हैं। अभी कुछ और क्वेश्चंस हैं, वो मैं जब दोबारा क्वेश्चन सीरीज डालूंगी तब कर लेंगे। आई होप आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन ऑल्सो आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, चैनल का बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलें, ताकि हर वीडियो का मैसेज आप तक पहुंचे, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। और एक बात और मुझे कहनी थी कि हम कुछ ऐसे सीरीज़ चलाते हैं कि मंडे टू सैटरडे हम फिज़िक्स का करा करेंगे, और संडे टू संडे हम वीकली करंट अफेयर भी रिवाइज़ किया करेंगे, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम्स हो करंट से बहुत टॉपिक्स आजकल आ रहे हैं, ठीक है। तो हम करंट अफेयर वीकली करंट अफेयर करेंगे, डेली तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो संडे टू संडे हम करंट अफेयर्स पे करेंगे। सो थैंक यू।